हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे एसके संकल्प यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है और इकोनॉमिक्स में हमारा एक लेक्चर अभी सिर्फ हुआ है, तो प्लीज़ आपने आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपने वो लेक्चर का जो है नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि वो बेसिक शब्दावली, अगर उन शब्दावली को आप समझते चले ना तो इकोनॉमिक्स कभी आपको भारी नहीं लगेगी। जैसे कि आप लोग कहते होंगे इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, टफ नहीं है कोई भी चीज़। अगर उसकी बेसिक जो चीज़ पकड़ ली जाए, उसको समझ लिया जाए तो सब समझ में आ जाएगा। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगा आज की क्लास में भी आपको कि बहुत लोकल लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत बच्चों का प्रेशर रहता है हमेशा कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, सर इकोनॉमिक्स कैसे करें, इकोनॉमिक्स कहाँ से करें। बहुत मैं इस चीज़ को जनरल एक परसेप्शन मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से कहीं ना कहीं घबराते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगी और आप उसको समझाने भी लगोगे, ऐसा टाइम आएगा। लेकिन क्लास कंटिन्यूटी रखना। जो पहली क्लास में जो मैंने आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आपकी बंद खुली, ये जितनी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था बताई हैं, उनको एक बार जनरल परसेप्शन के साथ सोच लेना कि हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब सबको व्यापार करना है और सब निजी स्वामित्व सबका होता है, समाजवादी में सरकार का स्वामित्व होता है, मिश्रित में समाज का और जनता का, सरकार का, दोनों का होता है। बंद में खुली, बंद जो है आपकी कोई नहीं कर सकता व्यापार, वहाँ से निर्यात या आयात नहीं हो सकता। मतलब ये पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, उसमें आपको देख लेना तभी आप आगे बढ़ना। आज भी हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो पहले इसका एक मैं जो हूँ पूरा एक परफॉर्मा बना देता हूँ, उस परफॉर्मा से आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है वो यहीं से होता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अगर ये चीज़ें आपने दिमाग में रख ली कि कहाँ पे क्या है, तो वो आपको क्लास कभी भारी नहीं लगेगी, या फिर इकोनॉमिक्स जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कभी भारी नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ आपसे। जैसे कि मैंने आपको जो अभी पिछले लेक्चर में बताया था, वो मैंने जो वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वो किसके आधार पर किया था? आइडियोलॉजी के आधार पर। आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा, किसी देश की कैसी विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रेरित होकर वो अपने देश में उस अर्थव्यवस्था को लागू कर देते हैं। भारत जैसी सोच का है, उसने उस हिसाब से लागू कर दी। भारत हमेशा जो है बीच का रास्ता निकालता है, ना इधर का ना इधर का, ठीक है, ना इधर का ना इधर का, वो बीच का, वो सही का रास्ता नहीं निकालता है, बीच का निकालता है। सही का रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, हमारा संविधान भी बहुत सारी चीज़ों में बीच का रास्ता करके निकला है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान बहुत अच्छा है। आगे हम जो बताऊँगा, मैं जो बताऊँगा आपको, वो भी टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन किस तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपकी विचारधारा है, आइडियोलॉजी मतलब, इसके आधार पर 5 वर्गीकरण किए थे मैंने। फिर से नहीं करूंगा मैं, बस नाम ऐसे लिख रहा हूं, पॉइंट 3, 4, 5। बस आइडियोलॉजी के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, वो इससे आपको समझ जाओगे कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये क्या ही वर्गीकरण है आइडियोलॉजी के आधार पर। इसको अलग से लेना है बिल्कुल कि हाँ ये समाजवादी विचारधारा क्या है, तो ये विचारधारा है और कुछ नहीं है। आज जो मैं बताऊंगा आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अब ये क्या है, अर्थव्यवस्था को लेकर विचारधारा है, उसका वर्गीकरण है। ऐसी अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को लेकर क्या, क्षेत्रक का वर्गीकरण है, क्षेत्रक का वर्गीकरण, ये भी वर्गीकरण है। सेक्टर्स, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। अब ये सेक्टर्स का वर्गीकरण मतलब किस क्षेत्र में, सर कि वेक्टर जो कर रहे हो आप किस क्षेत्र में, ये अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को लेकर है, अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को लेकर। इस वर्ड को समझ जाएंगे तो वो पूरा समझ जाएंगे। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को लेकर कि देश में हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस गतिविधियों से चलती है, अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो किन गतिविधियों से चलती है, या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की गतिविधियां क्या है। वो अगर अर्थव्यवस्था की गतिविधियां आप समझ गए तो समझ जाएंगे। जैसे अगर कोई गरीब देश है तो उसकी आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से चलती हैं, कोई अमीर देश है तो उस देश की आर्थिक गतिविधियां कैसे चलती हैं, अगर कोई बीच का है, मीडियम है, मध्यम है, तो उस देश की आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से चलती हैं, ये चीज़ समझने की है। तो आर्थिक गतिविधियां हर किसी देश की होती हैं, हर किसी की देश की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, और वो जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। ये आइडियोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण है, ये अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण है।
कि किसी देश में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे आपका अगर मैं पहला बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर। और अगला जो है द्वितीयक क्षेत्र या क्षेत्रक, तो इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सेकेंडरी सेक्टर। अगला जो है तृतीयक क्षेत्र, मतलब कि टर्सरी सेक्टर। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 जो है आपके वर्गीकरण है अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था जो है उसकी आर्थिक गतिविधियां किस तरीके की हैं, प्राइमरी क्षेत्र की हैं, द्वितीयक क्षेत्र की हैं या तृतीयक क्षेत्र की हैं। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं। 3 प्रकार के देश ले लेते हैं। एक तो अमेरिका ले लेते हैं, एक पाकिस्तान और एक हमारा भारत। 3 देश ले लिया। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है भारत से नीचे है हमेशा, तो इसको नीचे लिखेंगे। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ये 3 देश ले लिए समझाने के लिए। अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मैं समझाऊंगा। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, इसको समझते हैं। अगर किसी देश में, इसको समझते हैं, अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों का, ध्यान रखना, अगर किसी देश में या फिर किसी आर्थिक या अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में या फिर किसी देश में अगर प्राथमिक या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर प्राप्त करके उसको सीधे तौर पर ही उपयोग कर लिया जाता है, तो वो कैसा क्षेत्र है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त किया और उपयोग कर लिया। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या, आपने मछली ली, मतलब पकड़ी, किसी भी समुद्र से, नहर से, तालाब से पकड़ने के बाद उसको लिया, उसको पका के खा गए। प्रकृति द्वारा दी गई है, बनाया, लेके खा गए। आलू लिया, बनाया और खा लिया। ठीक है, या फिर दूध निकाला, पशुपालन से दूध निकाला और उसको खा लिया। लकड़ी ली कहीं से, झुकी बाजार से ले ली, बाजार से तो छोड़ो चलो, या फिर किसी जंगल से ले ली। ठीक है, बाज़ारों में भी मिलती है, तो किसी जंगल से ले ली, उस जंगल से लाके उसको जला के उससे खाना पका लिया। गेहूँ लिया खेतों से और उसको ऐसे पका के खा लिया। मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों को, जो प्रकृति ने हमें दिए, प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त किया और सीधा ही उनका उपयोग कर लिया, तो वो प्राथमिक क्षेत्र है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है या फिर प्राइमरी सेक्टर है वो। जैसे अगर भारत में ऐसा होता है, तो भारत में कौन सा सेक्टर काम करता है, प्राइमरी सेक्टर काम करता है। अगर भारत में आलू ऐसी आता है तो ऐसे खा लिया जाता है लाके, गाजर ऐसी खा ली जाती है, दूध वहाँ से निकाला गाय का, भैंस का, उसे ऐसे ही पी लिया। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रकृति द्वारा या फिर कोई आपने उत्खनन किया उसका ऐसे यूज़ कर लिया, कोयला ऐसे लिया, कोयला का ऐसे यूज़ कर लिया, नॉर्मली जैसे कर लेते हैं, अंगीठी वगैरह में कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब है, प्राकृतिक जो दिए हैं, प्रकृति ने जो दिए, प्राकृतिक नेचुरली जो संसाधन रिसोर्सेज मिले हैं उनको प्राप्त करके सीधे ही तौर पर ऐसे उपयोग कर लिया, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो वो आपके किसी भी देश में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पाकिस्तान में ऐसा मानूं कि मानता नहीं हूँ, चलो अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं, अभी समझूंगा। प्राथमिक क्षेत्र में यही चीज़ होती है जो प्राकृतिक संसाधनों को जो है सीधे तौर पर उपयोग कर लिया। द्वितीयक में क्या है, इसको लिख देता हूँ मैं, प्राकृतिक संसाधनों को सीधे तौर पर प्राप्त कर प्रयोग करना
प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है या प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें जो चीज़ें आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, जैसे मत्स्य, मछली जिसको बोलते हैं आप, मुर्गी भी बोल सकते हैं, मुर्गी पकड़ी, पालन किया और बाद में खा गए। फिर आपका उत्खनन, कोयला वगैरह निकाला। फिर उसका आपका कृषि, वन वगैरह, ये इसके साथ, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे लिए आपने और आपने प्रयोग कर लिया। तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर होता है जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होती है, आर्थिक गतिविधियाँ। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, इसको समझ लेना, आप थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर उसका विनिर्माण कर दिया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त कर विनिर्माण कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाती है। इसको वर्ड से आप नहीं समझोगे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको इसी लैंग्वेज से समझा देता हूँ, इसमें तो आपको थोड़ा टफ लग जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का यही आपका फिर से प्रयोग किसी देश ने लिए या फिर किसी आर्थिक व्यवस्था जो है किसी देश की, उसके तहत जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया। अब वो प्राकृतिक संसाधनों को सीधे तौर पर प्रयोग नहीं करते, वो क्या करते हैं कि चिकन मुर्गी पालन किया, ऐसे ही नहीं खा लिया, उसका जो है KFC बना दिया, KFC एक ब्रांड बना दिया, ठीक है, तो इंडस्ट्री लगा दी उसकी KFC की पूरी दुनिया में, ठीक है। या फिर आपका मत्स्य, मछली को भी जो है ऐसे ही नहीं खाया, मछली का भी एक ब्रांड बना दिया मछली को भी, ठीक है। या फिर आप कृषि ली या वन ली, कृषि से अन्न जो आया, या फिर आलू जो आया उसको क्या कहेंगे, चिप्स वगैरह बना दिया, आलू लिया उसका चिप्स बना दिया, गाजर का कुछ और बना दिया, वन में जो है उसके लकड़ी ली और उसका कागज़ बना दिए। इसी तरीके से जो भी चीज़ है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रथम तौर पर प्रयोग ना कर उसका जो है विनिर्माण करके, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर जो है उससे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उत्पाद तैयार करना, ये आपका क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्रक में आता है कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर प्रयोग नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर पर प्रयोग ना करके आपका किसी उद्योग को लगाकर उस उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको जो है उत्पाद के रूप में बनाया जाता है। तो ये आपका द्वितीयक क्षेत्र। अगर ये जिस देश में हो रहा है, जिस भी देश में हो रहा है, तो वहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, और ये जिस क्षेत्र में हो रहा है तो वो द्वितीयक क्षेत्र है। जैसे अमेरिका को अगर ले लो आप, अमेरिका को, तो अमेरिका में ये वाली स्थिति है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है बहुत सारी, तो जो भी सामान मिलता है या तो वो उसका चिप्स बना देते हैं, या फिर वो उसका कागज़ बना देते हैं, या फिर उसका वो KFC बना देते हैं, मछली का भी कोई ब्रांड बना दिया। इसी तरीके कृषि वन जो भी है, ऐसी जो भी चीज़ मिली उससे नई नई चीज़ बना देते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, तो वो द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। भारत और पाकिस्तान अभी प्राथमिक क्षेत्र में है, लेकिन भारत हमारा भी सर्विस तृतीय है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको बना लो आप पहले थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा टफ ना लग रहा हो आपको। तो ये प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त कर विनिर्माण कर दिया जाता है, या फिर इंडस्ट्री के द्वारा उसका मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाता है। अगर इसकी एक डेफिनेशन और अगर आपको लिखनी है लोकल, तो वो आपकी इस तरीके से लिखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में मतलब ये है कि उन्होंने तो इंडस्ट्री लगा रखी है, बहुत सारे उद्योग लगा रखे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया, या फिर आपका किसी केक बनाने की इंडस्ट्री हो गई, बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री हो गई, आपका लौह इस्पात उद्योग हो गया। तो बहुत सारी इंडस्ट्री लगा रखी हैं, तो वो इनको सीधे तौर पर प्रयोग नहीं करेंगे जैसे प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है कि सीधे तौर पर उसको यूज़ कर लिया ना, ये उसको जो है किस रूप में यूज़ करेंगे, कच्चे माल के रूप में। आलू को वो कच्चा रॉ मटेरियल समझेंगे और उस आलू से कंपनी से, फैक्ट्री से उसको चिप्स में कन्वर्ट कर देंगे। अन्न को वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर वाले तो ऐसे यूज़ कर लेते हैं अन्न को,
ये उस अन्न को जो है कच्चे माल का रॉ मटेरियल के रूप में समझेंगे और उसको जो है अन्न से बिस्किट बना देंगे। गेहूं से कोई बिस्किट बनता होगा, पार्ले जी या कोई भी, तो वो बिस्किट बना दिया। इसी तरीके से दूध, ये क्या करेंगे, उस दूध को ऐसे नहीं पीएंगे, उस दूध से कुछ ना कुछ या तो पनीर बनाएंगे, उसको महंगा करके बेचेंगे, या फिर उसका दही बना देंगे, या फिर कोई ऐसा क्रीम बना देंगे, उसका ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो या बिके। तो इसमें वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके जो भी चीज़ हैं उसको ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करके उसको किसी इंडस्ट्री के माध्यम से या मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग तो कहाँ पर होती है आपको पता है, इंडस्ट्री में होती है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में लिखोगे आप तो वस्त्र उद्योग या फिर लौह इस्पात उद्योग, ये सब इस उद्योग आएंगे, इस्पात स्टील उद्योग। आपका इसी तरीके से कोई केक बनाना है या फिर इसी तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, बिस्किट की कंपनी हो गई, या ऑटोमोबाइल, जैसे आपने उत्खनन से लोहा प्राप्त किया तो ऑटोमोबाइल कंपनी वाले तो उस लोहे की गाड़ी बना देंगे, लेकिन ये तो इसको ऐसे यूज कर लेंगे सिंपली। पता नहीं आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं कि हाँ आपको समझ में आ जाए। यही चीज़ थोड़ी सी टफ होती है और इस पर अगर आपने कमांड कर ली तो आई होप आपको समझ में आएंगे आगे इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा सा एक तरीके से ऐसी चीज़ें जो दिमाग में रखने वाली है। एक्सप्लेनेशन इसका बड़ा टफ हो जाता है क्योंकि ये अपनी एक क्षमता से समझना पड़ता है इसको, अपने दिमाग से जो अपने आपने व्यवहारिक नॉलेज इकट्ठी की होगी या देखा होगा, समझा होगा चीज़ों को, देश में विदेश में या चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी, ग्रैप्स हो जाएंगी। मैं मान सकता हूँ कुछ को एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा, आई एग्री, बट कोशिश अगर आप करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आने लगेगा। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं, जो इसको सीधे रूप में प्रयोग कर लेते हैं, वो प्राथमिक सेक्टर है, क्योंकि किसी भी देश में ये 3 सेक्टर होते ही होते हैं आर्थिक गतिविधियों के, तीनों होंगे, बस इनका जो है एक वेरिएशन जो है वेरी करेगा। जैसे चलो तीसरा पहले समझ लेते, फिर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, डटा रहूँगा लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, समझाने में जी जान एक लगा दूँगा आपको, ये समझना बहुत ज़रूरी है सिर्फ इसलिए। तृतीय क्षेत्र जो है, इसमें जो है सेवाओं का उत्पादन होता है। अब ये सेवाएं क्या हैं? सेवाओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन होता है। अब इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको एग्जाम्पल भी समझेंगे। बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, कोई सीईओ है या फिर मैनेजमेंट करने वाला है, कोई अकाउंटेंट, यातायात या फिर परिवहन, दिख रहा है ना, वो बाद में पता चलेगा परिवहन, चिकित्सा, मैनेजमेंट, इसको समझते हैं। टेंशन मत लो, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में कोशिश करूंगा समझाने की। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉटन तो सभी पहनते हैं ना, मैंने भी पहन रखा है, कॉटन है, ठीक है, कॉटन सब पहनते हैं। कॉटन मतलब कि कपास या आपका सूती वस्त्र, ये भी समझ सकते हो। सूती वस्त्र के कपड़े हर कोई पहनता है, हर कोई पहनता होगा। ये सूती वस्त्र तो आपका ये हो गया, लेकिन ये सूती वस्त्र आपने पहना है तो इससे पहले ये कुछ ना कुछ तो और होगा ना। अभी तो ये वस्त्र हो गया, पहले सिर्फ ये क्या है, जब इसको खेतों से प्राप्त किया होगा तब ये कपास होगा। खेत से जब प्राप्त किया होगा, प्रकृति द्वारा जो प्राप्त किया होगा तो वो कपास होगा। लेकिन जो है किसी फैक्ट्री में पहुंचकर, किसी उद्योग में पहुंचकर, किसी इंडस्ट्री में, कैसा भी हो सकता है, हस्तशिल्प उद्योग भी हो सकता है, हाथों के द्वारा भी, मशीन से तो बनते ही हैं कपड़े, लेकिन कुछ कहेंगे सर हाथ से भी बन जाती है, तो हाथ से भी हो सकता है, वो भी एक उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग। तो इसी तरीके से कपास को किस में बदल दिया? सूती वस्त्र में बदल दिया इंडस्ट्री में जाकर। और तीसरा जो है, अब वो किसी इंडस्ट्री में जब कपास गया और उसका सूती वस्त्र बन गया तो बहुत बड़ी मात्रा में बन गया, मतलब कि 2000-5000 शर्ट बन गई। तो उन शर्ट का क्या होगा? वो फैक्ट्री वाले पहनेंगे उस शर्ट को, कौन पहनेगा? वो दूसरे लोग पहनेंगे जो उस क्षेत्र में रहते हैं या आसपास के क्षेत्र में या उस देश में जो रहते हैं वो पहनेंगे। तो वो कंपनी में तो आएगा नहीं, कोई फैक्ट्री में से तो खरीदेगा नहीं, जाके दुकान से जाके खरीदेगा, ठीक है। तो दुकान पे भी किस तरीके से आएगा? तो वो एक पूरी सिस्टम है। तो दुकान पे आएगा तो ये जो है सेवा,
या फिर आप एक तरीके से दुकान ही लिख दो इसको, यहाँ ये दुकान पर आएगा फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो किसी किसान ने इसको कपास से काट लिया और यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से इसको जो है इन्होंने कपड़े में बदल दिया, सूती वस्त्र में बदल दिया, फिर इस सूती वस्त्र से ये दुकानों पे पहुँचा दिया। तो ये मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो प्राइमरी सेक्टर हो गया कि इसको इन्होंने सीधे तौर पे यूज़ किया और बेच दिया। चलो, द्वितीय वालों ने इसके सीधे तौर पे यूज़ ना करके इसको जो है क्या कर लिया, प्रयोग में ले लिया और इसको जो है शर्टें बना दी इसकी। तीसरा जो है उन्होंने दुकान पर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये कैसे पहुँचा होगा? किसी ने अपनी सेवा दी होगी ना कि सर मैं इसको जो है बाज़ारों में बेच दूंगा या बाज़ारों में सब जगह पहुँचा दूंगा, दुकानों पर, तो मेरे पास गाड़ी है, परिवहन है, यातायात है, उसके माध्यम से मैं जहाँ तहाँ ये पहुँचा दूंगा। तो सेवाओं का जो उत्पादन होता है, ये जैसे परिवहन, तो ये परिवहन में आएगा, दुकान पे पहुंचाना, जगह जगह क्षेत्र पहुंचाना, ये थोड़ी वो फैक्ट्री में पड़ा रहेगा। उस फैक्ट्री में से लोड होगा गाड़ियों में, और गाड़ियों में लोड होने के बाद वो घर घर जाएगा, दुकानों पे जाएगा, फिर दुकान से घर घर जाएगा। तो उसमें एक सेवा बीच में, परिवहन की सेवा आएगी नहीं आएगी, तो परिवहन सेवा उपलब्ध होगी बीच में। तो ये परिवहन सेवा तीसरा सेक्टर भी होता है। जैसे किसी को अगर एजुकेशन आता है, किसी को पढ़ाई आती है, तो वो अपनी क्या है, सेवा देगा और उससे फिर पैसा लेगा, तो ये भी एक तरीके की सेवा है। बैंकिंग है, ये भी एक तरीके की सेवा है। बीमा है, वो भी एक तरीके की सेवा है। बैंकिंग का मतलब वो आपको पैसे आपके रख रहा है, ठीक है, अपनी सेवा दे रहा है, वो देता है ना अपनी सेवा, अब उस पैसे से वो यूज़ करता है, कुछ प्रॉफिट कमाता है। बीमा वाले भी आपका पैसा लेते हैं, वो सेवा देते हैं कि हम आपके दुगना करके देंगे। चिकित्सा, डॉक्टर है, डॉक्टर ने जो है आपका क्या किया, अपनी सेवा दी, आपका जो है इलाज किया, अपनी सेवा देकर उसका फिर पैसा ले लिया। मैनेजमेंट, जैसे कि आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्री में जब इतनी बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र बन रहा है तो कोई मैनेजमेंट तो होगा ना उसका, या फिर कंपनी फैक्ट्री बस बना रही है, फैक्ट्री में जो मशीनें वही कर बना रही हैं, कुछ है ही नहीं, एक मैनेजमेंट होता है ना उसका। तो मैनेजमेंट जो दे रहा है, मैनेजमेंट जो कर रहा है, वो भी एक सर्विस दे रहा है अपनी मैनेजमेंट फैक्ट्री में, वो भी एक तरह की सेवा है। अकाउंटेंट ध्यान रख रहा है कि भाई कौन सा कितने हैं, कितने की है, कैसे, पूरा एक लेखा जोखा रख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सेवाओं का उत्पादन है, ये सेवा होती हैं, सर्विस होती हैं, जिसमें किसी तरह का उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा, बस अपनी सेवा दे रहा है। वो चिकित्सा की, जैसे कि शिक्षा की, या फिर आपकी अकाउंटेंट में जो उसका लेखा जोखा की, हर तरह की सेवा दे रहा है वो, उसमें किसी तरीके का उसका कोई इंडस्ट्री यूज़ नहीं हो रही। तो ये हर किसी क्षेत्र में होती हैं आर्थिक गतिविधियाँ, हर किसी क्षेत्र में होती हैं आर्थिक गतिविधियाँ। जैसे इसको अदरवाइज मत लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान जैसा गरीब देश है, तो वहाँ पे जो होंगी सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियाँ होंगी, प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियाँ होंगी। और ये जो चीज़ें हैं, इनको जो बोलते हैं प्राइमरी गुड्स बोलते हैं, प्राइमरी गुड्स मतलब कि प्राथमिक वस्तु। ये आपकी इसी तरीके से सेकेंडरी गुड्स का मतलब वही सेकेंडरी वस्तु, और ये आपकी टर्सरी, तृतीयक वस्तु टर्सरी, ये जो है वस्तु। तो ये हर किसी देश में आर्थिक गतिविधियां होती है। जैसे कि मैंने आपका बोल दिया, अमेरिका के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर ये वाली गतिविधियां होंगी, अमेरिका के अंदर ये वाली गतिविधियां भी होंगी, ये वाली गतिविधियां होंगी। भारत के अंदर अभी ये वाली गतिविधियां नहीं है, भारत के अंदर अभी ये वाली गतिविधियां ना के बराबर हैं। भारत के अंदर ये गतिविधियां हैं, साथ में ये भी गतिविधियां हैं। फिर एक बार और समझो, पाकिस्तान अगर गरीब देश है, तो अभी इसको मैं आगे भी बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। वहाँ पर सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या है, चीज़ें प्रकृति से उगाई और उसको सीधे तौर पर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे उसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी कि लिया और कृषि की और उसे खा लिया या फिर थोड़ा बहुत बेच दिया, ऐसी देश चल रहा है। द्वितीयक क्षेत्र में जो है आपका अमेरिका हो गया, वो प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी क्षेत्र की चीज़ों को उगाता है, लेकिन सीधे तौर पे यूज़ नहीं करता, वो इंडस्ट्री में उसको इन्वेस्ट करके उसका जो है बड़ा प्रोडक्ट बना के अलग तरीके से बेचता है। तीसरा ये आपका भारत मान लो, भारत में ये चीज़ भी है, ये सीधे तौर पे प्रयोग करते हैं और सेवाओं के माध्यम से भी उसका होता है। आगे भी समझ में आएगा, लेकिन एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हर किसी देश में 3 गतिविधियाँ होती हैं। जैसे अगर मैं अमेरिका में मान लूँ, तो अमेरिका में ये भी होती होंगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में, 2% 3%। ये बहुत ज़्यादा होती होंगी, 80% 90%, या फिर 70%, 20-30% ये भी होगी। इसका परसेंटेज रोल जो है क्या है, कम है। लेकिन भारत जैसे में इसका रोल ज़्यादा है और इसका रोल ज़्यादा है, इसका नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है भारत में ज़्यादा।
तो हर तरीके के सेक्टर हर किसी देश में होते हैं, लेकिन वेरी करता है अनुपात में, रेशियो में, कि किसका रेशियो ज़्यादा है। जिस देश में ये वाली आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होंगी, ये चीज़ें, तो वो देश तो विकसित होगा, लेकिन जिस देश में ये वाली गतिविधियाँ होंगी वो अविकसित होगा। तो पाकिस्तान में अगर ये गतिविधियाँ हैं तो ये आपका पाकिस्तान अविकसित देश है। इसी तरीके से भारत में ये है और ये है, तो ये भी तो आ गई ना साथ में, ये तो है ही, ये भी आ गए साथ में, तो भारत जो है विकासशील देश में आ जाता है। अमेरिका में ये और ये है, तो आपको पता ही अमेरिका का विकसित देश है। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियाँ, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र, तीन, ये सब क्षेत्र हैं। अब इसमें से कोई सा भी अपना लो आप, लेकिन तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैंने आपको तीनों होंगे, तीनों की जरूरत पड़ेगी किसी भी देश में। जैसे कपास अपने देश में उगाया, अमेरिका को ले लो आप, अमेरिका में आपने क्या किया, कपास उगाया। सेकेंड, वीडियो देखनी पड़ती है, पता नहीं चल रही। तो कपास आपका जो है, सूती वस्त्र दुकान, ये सब जो आपके बड़े बड़ी शॉप हैं, शोरूम है, ये सब अगर किसी देश में नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं कि बस आप बनाए जा रहे हो, तो बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए ना, या फिर उसके लिए उगाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र। तो तीनों का एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं कि आप पहले क्षेत्र में लगे हुए हो, वहीं उगाते हो, वहीं खा जाते हो। पता नहीं मैं ज़्यादा लंबा लेके जा रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया हो या नहीं आया हो, बट कोशिश करना पूरी। अगर इसको नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आपको इसको रिपीट करना है, तब इसको समझना है, ठीक है। अभी इसको आप प्लीज़ बना लीजिए, फिर अभी इसी से रिलेटेड जो और ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा, इसी से संबंधित होगा। बोर्ड पर जगह नहीं है, मैं अभी समझा देता। तो पहले आप इसको बना लो, फिर मैं मिटाऊंगा, आप नोट ज़रूर बना लेना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो आपको इसको समझाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, हेल्प करेगी, उसको समझ लेते हैं जल्दी। क्षेत्रक को तो समझ लिया हमने, ये भी समझ ली थी। क्षेत्र तो आपको पता चल गया कितने क्षेत्र हैं। 3 सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हिंट के तौर पर आपको याद रहे, जैसे मैंने मिटा दिया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार जानते हैं। अभी हमने जो है वर्गीकरण किसका किया था, विचारधारा का वर्गीकरण किया था। अब ये जो बांटा था हमने आर्थिक गतिविधियों का, कि किसी देश में आर्थिक गतिविधियां किस किस तरह की हो सकती हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी या तीनों की। अनुपात वैल्यू जो है, अनुपात जो है मैटर करेगा उसमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, विचारधारा का वर्गीकरण 5, वो मैंने आपको बताया था। अब जो है मैं अर्थव्यवस्था के टाइप्स बता रहा हूँ, इकोनॉमी के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये चीज़ बिल्कुल अलग है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है उससे, लेकिन जुड़ेगी। मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। तो वो आर्थिक गतिविधियाँ किस तरीके की होती हैं, और ये किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, या फिर उसका टाइप कौन सा। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, या कौन से टाइप में आती है, अमेरिका की कौन सी है, पाकिस्तान की, यूरोप की, रूस की, चीन की। तो आपको इसको समझते हैं 3 पार्ट्स की तरह ही समझते हैं इसको भी, कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब मैंने जो लिखा है कितने प्रकार हैं, 3। पहला जो आपका आएगा वो आएगा कृषक अर्थव्यवस्था। एग्रीकल्चर, इसको एग्रेरियन भी बोलते हैं, एग्रेरियन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। दूसरा आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तीसरा है आपका सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी। अब इसको समझते आइए। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं 3 है, कि किसी देश की अर्थव्यवस्था इनमें से किस में फिट करेगी, किस में वेरी करेगी।
जैसे कृषक अर्थव्यवस्था, मैंने आपको वही बोला है कि जीडीपी जो होती किसी देश की, मौद्रिक वैल्यू, जीडीपी में अगर इसको ध्यान से देखते ना, जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था, प्राइमरी सेक्टर, वही जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो सीधे तौर पर प्राप्त कर उसको सीधे रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो, और इसके साथ में जोड़ रहा, और इतनी परसेंट में 50, इसी अनुपात में लिख देता हूं, इसी अनुपात में प्राथमिक क्षेत्र पर लोग आजीविका के लिए निर्भर हो, तो उस देश की इकोनॉमी जो कहलाएगी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहलाएगी, या एग्रेरियन, एक वर्ड यही है, एक ही बात है, एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाएगी या फिर कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे मैं अपने देश को ले लेता हूँ, अगर मेरे देश की जो जीडीपी है, जो मेरा देश है, हमारा भारत जो है, उसकी अगर जीडीपी देखो आप, तो उसकी जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान का मतलब ये है जो प्राइमरी सेक्टर का जो वर्क है, कृषि को लिया, खा लिया, वनों को ऐसे उपयोग कर लिया, मत्स्य को जो है पकड़ा, मछली पालन किया, पकड़ा, उसको यूज़ कर लिया, मुर्गी पालन ऐसे ही कर लिया, कोई उसमें इन्वेंशन नहीं, कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर 50% या उससे अधिक है, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में 50% या उससे अधिक के अनुपात में लोग उस पर निर्भर भी हैं, मतलब कि यही काम करके अपनी जीविका चला रहे, उस पर निर्भर है। ये नहीं होगा तो वो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी देश की हालत है, अगर ऐसे किसी देश में कि 50% प्लस जो है इस काम में लगे हुए हैं और इसी से उनको जो है खाना पीना चलता है, लगे होने का मतलब आगे ही समझ में आएगा, लगा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लगे होने के बाद उसी पर निर्भर है कि हाँ यही है सब कुछ। तो आपका जो है जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो और इसी अनुपात में प्राथमिक क्षेत्र पर लोग आजीविका के लिए भी निर्भर हो, आजीविका मतलब जो आपका रहने का, जो जीवन का जो चला रहे हो आप, उसका भी उसी तरीके से निर्भर हो, तो आपकी जो है कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अगर देश में 50, 55, 60% लोग ऐसे ही लगे हुए हैं, कृषि में ही है बस, और कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो है जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र का नहीं आएगा, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक, और इसी अनुपात में जो है, ये जो सेम बात इधर लिख दो, इसी अनुपात में प्राथमिक क्षेत्र के लोग आजीविका के लिए निर्भर हो, मतलब इस वाले क्षेत्र में ये वाली बात, जीडीपी में अगर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक और साथ में इतने ही परसेंट, मतलब कि 50% या उससे अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए भी निर्भर हो, तो वो जो अर्थव्यवस्था कहलाएगी किसी देश की, वो कहलाएगी आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जैसे इसमें क्या करते हैं, 50 से 55, 60% लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, लेकिन वो कृषि का ऐसे सीधे तौर पे यूज़ ना करके फैक्ट्रियों में भेजते हैं, और फैक्ट्रियों में अपनी फैक्ट्रियों में जो है कार्य करवाकर उसको दूसरे उत्पाद में निर्माण कर देते हैं, नया उत्पाद बना देते हैं, नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये आपका कैसे पॉसिबल है, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। इस तरह की जो आपकी इकोनॉमी कहलाती है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ में आई होगी आई होप कि जीडीपी में जिसका द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक, प्राथमिक क्षेत्र का यूज सीधे तौर पर प्रयोग नहीं करते, कच्चे रूप में करते हैं, और इंडस्ट्री लगाकर उसमें उसको नया उत्पाद बना देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, और इसी तरीके के लोग इस पर निर्भर भी हैं, कार्य भी यही करते हैं। तो इसी प्रकार जो निर्भर है वो आपका कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अमेरिका में यही है, भारत में ऐसा मान लो, अमेरिका में ऐसा मान लो कि इंडस्ट्री में ज़्यादा लगे हुए हैं लोग, उसी पर निर्भर है, कृषि विषि के काम में नहीं कि हो रही नहीं हो रही कृषि। सर्विस जीडीपी में सेम वही बात, जीडीपी में अगर फिर वही बात तृतीयक
तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक, 50% और उससे अधिक, और लोग भी उसी अनुपात में क्या है, इस तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है 50% का जीडीपी में जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र का 50% या उससे अधिक है, और इसी रेशियो में वहाँ के लोगों की या फिर जीवन की जो निर्भरता है इसी रेशियो में है, आजीविका की जो निर्भरता है इसी रेशियो में है। तो वो आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगी या फिर सर्विस इकोनॉमी कहलाएगी। अगर किसी देश में 50 से 60% लोग जो है चिकित्सा की सेवा दे रहे हैं, बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं, बीमा की सुविधा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, परिवहन की, यातायात की, मैनेजमेंट की, अकाउंटेंट की, कुछ भी आप इस तरीके से अपनी भाषा में समझो, तो वो आपका देश कौन सा कहलाएगा? सर्विस इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर वो जो प्राथमिक का क्षेत्र का इसमें अगर 50% से ज़्यादा है तो वो आपकी इकोनॉमी ये वाली कहलाएगी, फिर ये वाली कहलाएगी, या तो ये वाली कहलाएगी। इंडस्ट्री का रोल ज़्यादा है तो एक और लैंग्वेज, छोटी सी लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि हमारे देश में कृषि का काम होता है, कृषि पर डिपेंड है लोग, तो कैसी इकोनॉमी कहलाएगी? कृषि इकोनॉमी कहलाएगी। दूसरे देश में क्या है, कृषि पर डिपेंड नहीं है, कृषि के साथ वो इंडस्ट्री लगा रखी है उन्होंने, इंडस्ट्री पर डिपेंड, इंडस्ट्री का जो है काम होता है, उनके फैक्ट्री लगती हैं बड़ी बड़ी, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई। तीसरा क्या है? सर्विस है। इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, वो सर्विस भी देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं हर तरीके से। बैंकिंग की सर्विस है, आपकी चिकित्सा की सर्विस है, शिक्षा की सर्विस है, एक सेवाएं तो हैं जो आप देते हो, तो ये आपकी क्या है? सर्विस इकोनॉमी हो गई। ये वाला रोग अगर 50 से 55% है, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ये भी, ऐसा नहीं है। तो ये आपको समझ में आई होगी, आई होप। मैं तो ऐसी आशा करके चल रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बना लो फिर इसको, और क्या। तो ये आपको समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है। तो भारत को जो लोग हैं ना, इस वाली कैटेगरी में लोग कृषिक अर्थव्यवस्था, लेकिन हमारी जो है कृषक अर्थव्यवस्था से सीधा किसकी तरफ बढ़ रहा है? हमारी जो है सर्विस इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी पहले, लेकिन अब जो है सर्विस इकोनॉमी की सर्विस इकोनॉमी की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, लेकिन अब जो बढ़ रही है वो सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। हमने इस पर जो है छलांग लगा दी, जो कि बहुत गलत है। विकास जो होगा किसी भी देश का, जो होना भी चाहिए, जो तरीके का विकास है, वो पहले ये है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। लेकिन हमारे केस में क्या हो गया? भारत के केस में सिर्फ ये है और फिर सीधा हमने ये कर दिया। इंडस्ट्री हमारे यहाँ कम है, इंडस्ट्रियल जो है तकनीकी इंडस्ट्रियल का वो कम है, ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है हमारे यहाँ पे। हम ज़्यादातर चीज़ें क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में आपको मैं बता दूं, बस यही अर्थव्यवस्था होगी नहीं होगी ये वाली। प्राचीन काल का मतलब ये 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, या 1000 साल पहले भी प्राचीन काल में जो है आपकी किस तरह की अर्थव्यवस्था होगी? कृषक अर्थव्यवस्था। सीधे तौर पे चीज़ें प्राकृतिक रूप से करते होंगे और उसका यूज़ कर लेते होंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था या फिर जो भी समाज देश के रूप में रहता होगा उस तरह की अर्थव्यवस्था होगी। देख लो ना, पहले कभी इंडस्ट्री थोड़ी थी, ये तो अभी 19वीं शताब्दी का खेल है इंडस्ट्री लगना। सर्विस जैसी चीज़ें अभी की है, राइट नाउ, 50-700 साल पुरानी। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, पहले कभी काल में जो है कृषक अर्थव्यवस्था होती थी, लेकिन 18वीं-19वीं शताब्दी में क्या हुआ? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिकरण क्रांति हुई, औद्योगिक लगे बड़े मात्रा में। औद्योगिक लगे तो वो क्यों लगे होंगे औद्योगिक? तो पहले कभी चीज़ें उगती थी या फिर जिस जो प्राकृतिक संसाधन थे वो बहुत सरप्लस होने लगे जैसे एक तरीके से, या फिर पहले तो वो निर्भर मूलक यूज़ करते थे, लेकिन फिर देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका क्या करें? सरप्लस। तो दिमाग में आए कि कुछ ऐसा नयापन करें, तो इंडस्ट्री लगने लगी, उसका और प्रयोग करने लगे, और तरह की चीज़ों में प्रयोग करने लगे। तो पहले कभी ये होती थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, सब जगह, यूरोप में, चाहे अमेरिका में, चाहे किसी और अन्य देश में। लेकिन हमारे यहाँ से सीधा वहाँ पहुँचा है मामला। तो आज जो है इतना तो नहीं रखेंगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक चीज़ है, उसको और पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जो है ये 3 टाइप हो गए। हमारी इकोनॉमी जो है इससे और इसकी तरफ बढ़ रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ आर्थिक विकास के आधार पर वर्गीकरण। देखो ये वर्गीकरण बहुत दिक्कत कर जाएंगे। एक तो मैंने विचारधारा के आधार पर कर दिया,
आर्थिक गतिविधियां किस तरीके की हैं, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये सब थोड़ा थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के प्रकार, कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं अर्थव्यवस्था। या फिर आर्थिक गतिविधियां किस तरीके की होती है, तो 3 प्रकार की होती हैं। पहली भी होती, प्राथमिक भी होती है, द्वितीयक भी होती है, तृतीयक भी होती है। रेशियो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र अगर 50 से 55% हो तो वो इकोनॉमी कैसी कहलाएगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह, अगर 50 से 55 हो रहा है तो जो बचा हुआ है 45%, तो वो भी तो हो रहा होगा ना, तो 45% में ये भी होगा, ये भी होगा। तो किसी भी देश में तीनों प्रकार की इकोनॉमी होती है, लेकिन वो अनुपात वेरी करता है कि किसका अनुपात ज़्यादा है, किसका अनुपात कम। इसका अनुपात ज़्यादा है तो दिक्कत है, इसका और इसका अनुपात ज़्यादा है तो बढ़िया है। तो अब जो है हम आर्थिक विकास के आधार पर इकोनॉमी देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है तो लिखा रहने देता हूँ अभी। आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, इसका अगर मोटे तौर पे समझो तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था सीधा सा है। डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अनडेवलप कंट्री, मतलब कि विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित या अविकसित देश, 3 प्रकार के हो गए। आर्थिक विकास का मतलब मनी वगैरह से, एक तरीके से पैसा किस पे ज़्यादा है, संसाधन किस पे ज़्यादा है, तकनीक किस पर ज़्यादा है, पृथ्वी आय, मतलब ये सब समझाऊंगा मैं। तो आर्थिक विकास के आधार पर कि किसका आर्थिक विकास ज़्यादा हो रखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका है। तो जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है तो वो डेवलप कंट्री है, जिसका कम है तो वो क्या है, अभी डेवलपिंग है, और जिसका बिल्कुल नहीं है तो वो अनडेवलपिंग है या फिर अल्प विकसित है, अविकसित है। तो अगर मैं आपका पहला वर्गीकरण देखता हूँ विकसित देश, मैं यहाँ पर जो है इसी के नीचे जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, विकसित देश। इसको भी भूल जाओ, लेकिन मैं यहीं से इसको बता दूंगा। इनको जादू की तरह विजुअल भी मत करो कि जादू है मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा फील करो भाई, इतना दिख रहा है। विकसित देश, डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री का मतलब मैंने आपको बताया है, आप खुद बताओ। आप डेवलप कंट्री जो होगी उसमें इसका रोल ज़्यादा होगा या इसका रोल ज़्यादा होगा या इसका, या फिर इसका और इसका होगा, या फिर इसका या इसका होगा, या फिर इसका और इसका होगा। क्या आंसर है पता नहीं, कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। तो इसका और इसका ज़्यादा होगा तो वो आपका डेवलपिंग कंट्री होगा, डेवलपिंग कंट्री होगा। जैसे अब इसको आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे करना है। अभी मैं मिटा देता हूँ इसको, पहले इसी को मिटा देता हूँ। विकसित देश वह देश होंगे, विकसित देश वह देश होंगे जिसमें उच्च स्तर का औद्योगिकरण, उच्च स्तर का औद्योगिकरण हो चुका हो, उच्च स्तर का औद्योगिकरण हो चुका हो, और साथ में तृतीयक क्षेत्र का मतलब वही जो अभी मैंने जो समझाया था, ये अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो सेक्टर का रोल है जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तो ये उच्च स्तर का औद्योगिकरण हो चुका होगा। तो ये आपका कहाँ पर होता है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में होता है। इंडस्ट्री कहाँ पर लगती है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो उच्च स्तर का औद्योगिकरण हो चुका हो, और तृतीयक क्षेत्र का मतलब वही सर्विस सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र का योगदान भी उच्च स्तर का हो। मैंने आपको बोला है या तो सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्सरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्सरी सेक्टर हो। अगर इनका रोल ज़्यादा है तो वो देश कैसे कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा लोकल लैंग्वेज में समझना है तो ऐसा समझ लेते हैं कि जिस देश की क्या है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम ज़्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय का मतलब किसी देश में अगर आप रहते हो तो आपकी इनकम कितनी है पर मंथ की, आप 1000 महीना कमाते हो या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमाते हो, तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो, राष्ट्रीय आय ज़्यादा हो, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो। जीवन स्तर ऊंचा हो, जीवन स्तर ऊंचा, रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, और आपका जो है मूलभूत ढांचा
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी देश का वो बढ़िया होना चाहिए, नहीं कि झोपड़ी वगैरह है, बहुत बहुत अच्छी बिल्डिंग, बढ़िया गगनचुंबी बिल्डिंगें हैं, मूल ढांचा जो है अच्छा हो, बढ़िया हो, और समान वितरण हो। समान वितरण का मतलब आय का समान वितरण, सबको जो है बराबर सैलरी मिलती है, लगभग सबको आय का समान, सभी पर पैसा होता है, सभी पर पैसा होता है। ऐसे देशों में, विकसित देशों में क्या है, सब मालदार है, कोई गरीब नहीं है, सभी पर पैसा। ठीक है, इसी को नीचे लिखना, लेकिन मैं ऊपर लिख देता हूं। तार्किक ज्ञान होता है, तार्किक यानी अंधभक्ति की तरह, अंधभक्त कुछ नहीं है, तार्किक बिल्कुल लॉजिकल चीजें होंगी, बिल्कुल अंधभक्ति नहीं है जैसा आजकल चल रहा है देश में। तार्किक जो है आपकी शक्ति, तार्किक शक्ति होती है। तो ये पॉइंट आपके बहुत हैं समझने के लिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है। तो इसको एक बार बना लीजिए, देख लें आप, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब जो है हम दूसरा देखते हैं, इसको मिटाकर अल्प विकसित। सॉरी, अल्प विकसित नहीं, यहां पर विकासशील आएगा। अल्प विकसित इसके सामने समझेंगे, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक एक जो संस्था है उसने अपने अलग से एक जो है परिभाषा दी है। वर्ल्ड बैंक ने उसने कहा है पश्चिमी मानक, पश्चिमी देशों के अनुसार, पश्चिमी देश का मतलब जो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप के जो देश हो गए, उनके हिसाब से अगर जैसे पश्चिमी देशों में, उस हिसाब से अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि खुला व्यापार नहीं है। खुला व्यापार का मतलब ओपन ट्रेड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और इसी के साथ अगर खुला व्यापार, लोकतांत्रिक सरकार, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जिसको बोल सकते हैं, मानवाधिकार, या फिर उच्च जीवन स्तर नहीं है, तो वो आपका जो है पश्चिमी मानक देशों में देखो ये भी है, लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, खुला व्यापार होता है, मानवाधिकार बहुत होते हैं, उच्च जीवन स्तर होता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये परिभाषा दी गई है विकासशील देशों की। जिस देश में ये चीज़ें नहीं है वो आपका विकासशील देश है। लेकिन अगर आपको अन्य लैंग्वेज समझनी हो, अन्य परिभाषा समझनी हो, ऐसा देश, ये तो आपके वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हो गई परिभाषा, लेकिन अन्य परिभाषा अगर मैं कहूँ कि जिस देश का विकास अभी नहीं हुआ है, मतलब विकसित नहीं है, वो डेवलप नहीं है, लेकिन विकसित की तरफ क्या है, बढ़ रहा है, जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है नहीं अभी, लेकिन बढ़ रहा है। तो वही इसका उल्टा, इसमें जो है आपकी अभी उसकी राष्ट्रीय आय भी कम है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जीवन स्तर भी कम है, मूलभूत ढांचा भी नहीं है, समान वितरण तो है ही नहीं, और सभी पर पैसा भी नहीं है, सभी पर पैसा भी नहीं। जैसे विकासशील देशों में ऐसा होगा कि कुछ ही वर्ग के पास पैसा होगा, बाकी ज़्यादातर संख्या पर 90% लोगों पर पैसा नहीं होगा, गरीब होंगे सब। तो भारत में ऐसी है, लगभग 5 से 10% लोगों के पास पैसा है, 90% लोग जो हैं गरीब हैं। तो विकासशील देश की एक परिभाषा यह है कि लोगों के पास 90% लोगों के पास पैसा नहीं है, 10% के पास पैसा है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होगी विकासशील देशों में। राष्ट्रीय आय कम होगी, तार्किक शक्ति नहीं होगी बिल्कुल भी। इस वाले विकासशील देश में इन्होंने कहा है कि तार्किक शक्ति नहीं होगी, जो दिमाग लगाते हैं वो दिमाग नहीं होगा, बिल्कुल अंधभक्ति होगी। बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल ये भारत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत विकासशील देश है। तो जो परिभाषा दी गई है कि तार्किक शक्ति नहीं होगी, बिल्कुल अंधभक्ति होगी।
तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। बाकी ये तो आप उल्टा कर ही देना, राष्ट्रीय आय कम, ये औद्योगिकरण और तृतीय क्षेत्र का योगदान ना होकर फिर वही प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा होगा इसमें। जीवन स्तर कम, मूल ढांचा कम, समान वितरण नहीं, ये सब सारी चीज़ें कम होंगी। इसको बनाइए जल्दी, अपने हिसाब से लैंग्वेज दे दीजिए जल्दी से इसको। चलिए अब जो है तीसरा सेक्टर समझ लेते हैं, सॉरी तीसरा विकास का स्तर समझ लेते हैं कि तीसरे में कौन सा आता है। विकासशील देश, अगला जो आएगा आपका अल्प विकसित, अल्प विकसित या फिर अविकसित, अनडेवलप कंट्री, अनडेवलप कंट्री। तो इसका थोड़ा सा इससे भिन्न होगा। ये मत समझना कि इसमें भी यही बात आएंगी, नहीं नहीं, इससे भी ज़्यादा लेवल जो है इसका निचला होगा। इसमें क्या आएगा, कमजोर मानव संसाधन, कमजोर मानव संसाधन, कमजोर मानव संसाधन। देखो भारत में तो मानव संसाधन है, भारत में तो विश्व में इस चीज़ की चर्चा तो होती है कि भारत में मानव संसाधन बहुत है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं, मतलब लोग बहुत हैं जो 25 से 30 साल की एज में, 21 से 25 या 25 से 30 या 35 साल की एज है, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं इस समय यहाँ पर, तो मानव संसाधन तो बहुत है। इस वाले अल्प विकसित देश में कमज़ोर मानव संसाधन, कमज़ोर का मतलब फिजिकल तो होगा ही होगा वो कमज़ोर, लेकिन शिक्षित नहीं होगा तो वैसे भी कमज़ोर है। भारत में शिक्षित तो हैं, लेकिन अल्प विकसित देश में कमजोर मानव संसाधन का मतलब शिक्षित नहीं होगा, वहाँ पे मानव जो होगा शिक्षित भी नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा। और आपका इसी तरीके से पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा का महत्व भी, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा का महत्व, एक तो यहाँ पर यह है कि महत्व, भारत में कम से कम महत्व तो है कि ये होना चाहिए। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं कि ये चीज़ भी होती है क्या, पोषण, खाना वाना कुछ इतना ध्यान नहीं, स्वास्थ्य जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, शिक्षा जैसी कोई बात नहीं होती, लोग बस ऐसे जी रहे हैं। तो अल्प विकसित देशों में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा का महत्व ही नहीं है। भारत में महत्व तो है, इनका सिग्निफिकेंस तो है, बात तो होती है, होता नहीं है वो अलग बात है। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब का महत्व। या फिर कृषि उत्पादन अस्थिरता, मतलब कि कृषि का उत्पादन में कोई स्थिरता नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कभी बारिश हो रही है या फिर कोई भी कारण से उनके यहाँ किसी साल उत्पादन होता है, किसी साल पूरा उत्पादन ही नहीं होता है, किसी साल हो रहा है, किसी साल नहीं हो रहा। तो ऐसे कैसे कोई देश विकास हो जाए, कर लेगा। कृषि उत्पादन में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। आगे जो है आपका आपदा, आपदा के कारण विस्थापन, जैसे अगर कोई किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हो गई, नेचुरल डिजास्टर एक तरीके से मान लो आप आ गया, तो वो पूरा का पूरा विस्थापन कर गए। जैसे अब हम जैसे कहीं पर रह रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई समस्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या हम सब वहाँ से सब कुछ उठा के कहीं बाहर चले जाएं? जब कहीं बाहर जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कुछ नहीं होगा एक बैग के अलावा, तो हम वहाँ पे अपना विकास कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर किसी अल्प विकसित या विकसित देश में अगर बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आती है तो ये पूरा वहाँ से विस्थापन कर देते हैं। जब कोई जाके कहीं पर रहेगा तो क्या वो वहाँ पे जाके मालदार हो जाएगा? उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्राकृतिक आपदा से विस्थापन ना करे, वहीं रहे, तो उसका घर भी वहीं है, सारी चीज़ें वहीं पर अवेलेबल है, उसका धंधा वहीं है, उसका काम वहीं है, कार्य वहीं है। लेकिन यहाँ पर विस्थापन होकर वो सब गरीब ही रहते हैं, हमेशा विस्थापन करते रहते हैं, गरीब रहते हैं हमेशा। तो यह आपदा कारण जो है, विस्थापन के कारण जो है आपका अल्प विकसित देश जो है जहाँ पर होता है। फिर आपका जो है एक आएगा निर्यात की अस्थिरता। किसके? निर्यात। चलो निर्यात जैसी चीज़ तो होगी नहीं वहाँ पे फिर, या फिर निर्यात की अस्थिरता अगर कुछ चीज़ है भी तो वो निर्यात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका, और सब तो है ही इनमें, मतलब और तो गिरा हुआ स्तर है जो आप सोच सकते हो। तो ये आपके देश जो है अनडेवलप हो जाएंगे, ये डेवलपिंग हो जाएंगे, और ये आपका डेवलप हो जाएंगे। तो ये आपका अभी फ़िलहाल हमारा भारत इसमें है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ पीछे सुनी है आपने कि भारत जो है इसमें पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि भारत में भी कई स्थिति ऐसी पैदा हो गई हैं जो हमारे जो इससे हमें इस पर जाना था तो इससे उल्टा इस पर पहुंच गए। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जो हमसे विकासशील का तमगा छीन लिया गया है। तो आज का लेक्चर अब सिर्फ इतना ही रखते हैं, लंबा भी हो गया है और मुझे लगता है कि आपको समझ में पता नहीं आया नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़।
आगे भी इस तरह की मेहनत जारी रहेगी। इसी इकोनॉमिक्स के साथ जद्दोजहद आपके लिए समझाने के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और मेहनत करने का जज्बा आएगा। बाकी तो आप समझदार रहेंगे, कोशिश तो हम करेंगे, लगातार करते रहेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट्स करके बता देंगे तो बस एक फ़ील आता है कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू।